इसके अंदर जो पहला टॉपिक मैंने रखा है वो है टेलनेट, सेकंड एफटीपी, एसएसएच, एसएफटीपी, एससीपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग और ई बैंकिंग को हमने इस पार्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखें तो पहला टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको टेलनेट का। टेलनेट को हम कह सकते हैं टर्मिनल नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं। अब यहाँ नीचे ध्यान से देखिए, Telnet is a remote access protocol. Telnet protocol governs rules that enable connection with a remote computer. Telnet client server applications allows logging onto remote computers to access any application program or file available on it. बच्चों, रिमोटली एक्सेस करने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पीसी आपके घर पे है, कोई लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो और कोई आपका फ्रेंड कहीं बाहर रहता है, किसी दूसरे सिटी में रहता है, आप उसके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हो, है ना? क्योंकि वो कंप्यूटर तो बाहर है, लेकिन उस पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी पूरी कंट्रोलिंग आप अपने हाथ में लेना चाहते हो। सपोज उसके कंप्यूटर में कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसके अंदर क्या करना है, तो आपसे कंसल्ट करता है, तो आप कहते हो कि भाई इसको, आपके कंप्यूटर को हम रिमोटली अभी एक्सेस करते हैं और यहाँ से उसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना? अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, ऐसी कोई कंडीशन बनती है, तो वहां पे हम ये टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। टेलनेट जो प्रोटोकॉल होता है ये सीएलआई बेस्ड होता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करने वाला ये प्रोटोकॉल होता है। इसके थ्रू आप किसी भी बाहरी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि उसका जो पूरा पूरा डेस्कटॉप है वो आपके पीसी के डेस्कटॉप पे आ जाएगा और पूरी कंप्लीट कंट्रोलिंग आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हो। उसमें जो भी प्रॉब्लम है या जो भी डेटा आप एक्सेस करना चाहते हो, बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। या बच्चों, जैसे हमारी कोई कंपनी है, कंपनी की अलग अलग ब्रांचेज हैं, है ना? कंपनी का जो ओनर है वो किसी भी ब्रांच का डेटा एनालिसिस करना चाहता है, तो वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं जाएगा, वो अपने ब्रांच में, अपने मेन हेड ऑफिस में बैठकर ही किसी भी कंपनी का डेटा एनालिसिस कर सकता है। वहाँ पे भी वो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। बच्चों, ये पूरा पूरा कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है, बस इसमें टेलनेट और उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हम लोग करते हैं और यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को हम सीधे सीधे एक्सेस कर लेते हैं और अपना डेटा वहाँ पे हम देख सकते हैं, है ना? और आज के करंट टाइम में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा एनी डेस्क या टीम व्यूअर चल रहा है, उसके थ्रू भी हम किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर पाते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एफटीपी का। एफटीपी को हम कह सकते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर आर नेटवर्क। FTP uses TCP/IP protocols to upload or download files our computers from other sources। बच्चों, FTP फाइल जो होता है, FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का यूज होता है टीसीपी और आईपी का यूज करके, क्या करता है, किसी भी फाइल को डाउनलोड करा सकता है या अपलोड करा सकता है। फाइल को डाउनलोड करना या फाइल को अपलोड करने में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो हमारा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसकी हेल्प से करता है? टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से ये इसको अपलोड कर सकता है या किसी चीज को ये डाउनलोड करा सकता है ना? इसके बाद बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस एस एच। इसको कहते हैं हम लोग सिक्योर शेल कहते हैं, है ना? ये भी रिमोटली किसी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए होता है, कोई डेटा आपको शेयर करना है तो इसके लिए भी हम लोग एस एस एच का यूज करते हैं। ये टेलनेट से और एफटीपी से बहुत ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। SSH is a protocol that provides secure remote login from one computer to another computer. SSH uses different encryption techniques to ensure secure transmission over the network. SSH protocol more secure than Telnet and FTP प्रोटोकॉल। बच्चों, SSH प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, जब हम अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उनके अंदर जो पैकेट्स बनते हैं उनको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है उसको ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता है ना? बच्चों, इसमें कुछ, इसका जब कन्वर्जन होता है तो इसमें कुछ ऐसी कीज होती हैं, जैसे पब्लिक की, प्राइवेट की का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू उसको उसको पूरी तरीके से सिक्योर बना दिया जाता है ना? जैसे किसी पैकेट को किसी के यहाँ भेजना हो और आप चाहते हो उस पैकेट को कोई खोल के ना देख पाए, है ना? आपने कोई एक पैकेट है, उसके अंदर आपका कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा आपने उस पैकेट के अंदर रखा हुआ है और आप किसी को देना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं जो थर्ड पार्टी जो उसको लेके जा रहा है, आप चाहते हैं कि उसको कोई खोल के ना देख पाए उसके अंदर क्या रखा है। तो आपने क्या किया है, उस पैकेट को पूरा पूरा लॉक करके रखा है और उसकी की किसके पास है? उसकी जो की है उसको आपने अपने पास रखा है ना?
और वो बंदा उसको तभी रीड कर पाएगा जब जो की जिस की से आपने उसको लॉक किया है, अगर वो की उस बंदे के पास है जो उसको लेके जा रहा है, तभी उसको देख सकता है ना। तो इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जो भी डेटा आप मूव कराते हो, जो भी डेटा आप सेंड करते हो, वो इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसको कोई रीड ना कर पाए, है ना। और ये जो कन्वर्जन होता है इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है ना। इसको क्रिप्टोग्राफी हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम दो कीज का यूज कर सकते हैं, एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट की होता है ना। पब्लिक की और प्राइवेट की का दोनों का यूज करते हैं इसको हम इनक्रिप्ट करने के लिए, है ना। इस जो हमारा क्रिप्टोग्राफी होता है जिसके थ्रू इसके अंदर कन्वर्जन होता है, इसमें एक तो होता है हमारा सिमेट्रिक होता है और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों कि इसमें दोनों के पास हमारे जो होंगे वो प्राइवेट की होगा। अगर एक ने प्राइवेट की के थ्रू उसको इनक्रिप्ट कर रखा है, मतलब उसको कन्वर्ट कर रखा है मशीन कोड के अंदर, तो वो प्राइवेट की जो रिसीवर होगा उसके पास भी होगा, तभी उसको डिक्रिप्ट करके उसको रीड कर पाएगा, नहीं तो उसको रीड नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब एक के पास, इसमें पब्लिक और प्राइवेट की दोनों का यूज करना पड़ता है ना। पब्लिक और प्राइवेट की का दोनों का यूज होगा इंक्रिप्शन के लिए, तब जाके ही उसको हम डिक्रिप्ट कर पाएंगे। मतलब इसमें दो हमारे फॉर्मेट होते हैं, एक सिमेट्रिक का फॉर्मेट होता है और एक एसिमेट्रिक का फॉर्मेट होता है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो सिक्योर शेल होता है, जब इसके अंदर हम रिमोटली कोई चीज़ एक्सेस करते हैं, रिमोटली कोई डेटा आप ट्रांसफर करते हो, तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन टू रिमोट सिस्टम सिक्योरली, है ना। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, दो सिस्टम्स के बीच में रिमोटली अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है तो उसके लिए आप SFTP का यूज कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड यूजिंग SFTP इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। जब SFTP प्रोटोकॉल यूज होता है तो इंफॉर्मेशन सेंड करते समय वो क्या होती है, वो स्मॉल पैकेट्स में पहले डिवाइड होती है। बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, SFTP फर्स्ट वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। जब ये सेंड होता है तो SFTP उस क्लाइंट की आइडेंटिटी को पहले चेक करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन आगे की तरफ मूव होती है। आफ्टर सिक्योर्ड कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड, इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर, है ना। इसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन सेंड होती है वो पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड होती है, ये भी काफी सिक्योर प्रोटोकॉल माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों SCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। द सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल अलाउज कॉपिंग ऑफ द copying of files between the user's computer and a remote computer or between remote networks। मतलब कोई फाइल है उसकी कॉपी आप सेंड करना चाहते हो क्लाइंट से, सर्वर के थ्रू आपको मूव कराना है, तो वहां पे SCP प्रोटोकॉल का यूज हम कर सकते हैं। इट यूजेस द SSH प्रोटोकॉल फॉर डेटा ट्रांसफर। इसमें भी जो प्रोटोकॉल यूज होता है जिसकी हेल्प से ये सेंड करता है, उसमें भी वो SSH को ही यूज करता है। एंड यूजेस द सेम ऑथेंटिकेशन मेथड एज SSH। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, और इसका जो भी डेटा है ये भी इंक्रिप्टेड होने की वजह से ये भी काफ़ी सिक्योर माना जाता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। A video conferencing is a method of live visual communication between two or more people residing the separate location। बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम कहीं भी बैठे रहते हैं, कहीं से कोई कितनी भी दूर हो उसको हम आमने सामने अगर आप बातें करना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, तो बहुत ईजिली हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आज हमारे सबके पास स्मार्टफोन होता है, हम लोग अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, और आपस में, है ना, वीडियो चैट भी बहुत ईजिली कर पाते हैं, है ना। तो इसमें है क्या, आगे जरा ध्यान से देखें। इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन विच इनेबल्स सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंड्स। मतलब जहां आप हो, सोर्स और डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकता है, दोनों में सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, एक मीडियम बनता है, एक मीडिएटर का काम करता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोनों प्लेस पे आप यूजर इनेबल क्या करता है, दोनों एंड में आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर, है ना, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो इसमें पहला होता है हमारा डिजिटल कैमरा या वेब कैम, है ना। जब भी आप वीडियो कॉलिंग करते हो तो आपके पास या तो डिजिटल कैमरा होना चाहिए या तो आपके पास आपके PC में वेब कैम होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके सेंड करोगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर टेलीविजन आर प्रोजेक्टर। आउटपुट लेना है आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, मॉनिटर टेलीविजन आर प्रोजेक्टर। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे कुछ
जो आप उसका आउटपुट देखना चाहते हो, जो भी उधर से दूसरे एंड से जो चीज़ आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले करेगा, तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर का मॉनिटर या टेलीविज़न या प्रोजेक्टर होना चाहिए। माइक्रोफोन, वॉइस को आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोफोन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगर आवाज़ हमारे पास आती है तो उसके लिए सुनने के लिए हमारे पास स्पीकर या हेडफोन्स होने चाहिए जिसके थ्रू आपको आवाज़ सुनाई देगी। वेबसाइट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ हमारे पास बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारा स्काइप भी होता है, व्हाट्सअप है और आपका गूगल डुओ है। ये कुछ हमारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप बहुत ईजिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आप चाहे उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, किसी कंपनी में देखते हैं या स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में देखें, इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन हमारी जो कोचिंग चल रही है, बहुत सारी जगहों पे कोचिंग चल रही है ऑनलाइन। आप डायरेक्ट घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो या ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हो, है ना। इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेव्स टाइम एंड मनी एज द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मीट टू ईच अदर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका क्या होता है, आपका मनी भी सेव हो रहा है और आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। आप घर बैठे आराम से उस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू लॉग इन करके आप आराम से घर बैठे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स प्रेजेंट डिफरेंट लोकेशंस कैन अटेंड लेक्चर्स ट्रेनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें कोई कोई डिस्टेंस वाली बात नहीं होती है। आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हैं, कि कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपका घर है, वहां से बैठ के आप आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स कैन इंटरव्यू एन एम्प्लॉयर एंड अनदर सिटी। अब आपके जो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा इंटरव्यू वगैरह होता है, तो इंटरव्यू में अब एक नया ट्रेंड ये चला हुआ है कि आपका इंटरव्यू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत आसानी से पहले ही हो जाता था। पहले क्या होता था कि पहले इंटरव्यू के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता था, और इस समय क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स कैन इंटरव्यू एन एम्प्लॉयर एंड इन अनदर सिटी। आपका डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाता है और आप वहाँ से क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई वहीं से आपको कर दिया जाता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए, डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो यहाँ पे देखिए, नीड हाई स्पीड कनेक्शन। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अच्छी क्वालिटी में, अच्छी वॉइस क्वालिटी के अंदर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। एनी फेलियर इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैन स्टॉप पार्टिसिपेंट्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। अगर इनकेस कोई हार्डवेयर फेलियर आता है, उस समय जब आप वीडियो वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है, तो उस समय अगर कोई हार्डवेयर फेलियर आता है, तो हमारा जो हम लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं आपस में, वो स्टॉप हो जाता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई लर्निंग। ई लर्निंग रेफर्स एजुकेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी मेथड सच एज सीडी, डीवीडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबसाइट्स, ईमेल। इट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनेबल पीपल टू लर्न एनीथिंग एंड एनीवेयर। बच्चों ई लर्निंग के थ्रू आज हमारी हमारा जो एजुकेशन है वो काफ़ी ग्रो हुआ है उसमें। ई लर्निंग के थ्रू हम अपने एजुकेशन, अपनी अपनी जो क्वालिटी है, हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड होता है पढ़ाई का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुआ है ना। इसके लिए देखिए, इसका जो डिलीवरी मेथड है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। इसमें देखिए, सीडी, डीवीडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबसाइट्स एंड ईमेल, है ना। आज आप जो जो भी हमारी बुक्स आ रही हैं उसमें ध्यान से देखें, चाहे साइंस हो, कंप्यूटर साइंस की बुक्स हो, उसमें देखिए पीछे सीडी या डीवीडी लगी होती है। उसके अंदर पूरे बुक का जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे ढंग ढंग से अट्रैक्टिव, उसमें सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे से उसके अंदर कॉपी करके रखा जाता है, जिसको आप अगर अपने पीसी या लैपटॉप में डाल के उसको यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है आप अपने नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनेबल पीपल टू लर्न एनीथिंग एंड एनीवेयर, है ना। जिसका यूज़ करके, अब जो ई लर्निंग होता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि इसको आप एक ही जगह पे बैठ के आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आप कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे बैठ के आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग ओवर रेगुलर क्लासरूम लर्निंग। इसमें ध्यान से देखें बच्चों, ई लर्निंग इज लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल लर्निंग बिकॉज इट रिड्यूसेस द टेबल कॉस्ट एंड टाइम। ये जो आमतौर पे जो हम कोचिंग या जो लर्निंग करते हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा हमको इसकी कॉस्ट कम आती है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो ट्रेवल कॉस्ट है और जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कम हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, देखो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। ए स्टूडेंट कैन अटेंड क्लास एनी टाइम एनीवेयर। किसी भी समय पे, 24 आवर्स में, किसी भी टाइम पे वो इसको यूज कर सकता है। ये सबसे बड़ा इसका मेजर जो है, इसका बेनिफिट होता है। एजुकेशन इज अवेलेबल वेन एवर इट इज नीडेड।
जब आपको ऐसी आवश्यकता होती है, जब आप इसको देखना चाहते हो, इसको यूज़ करना चाहते हो, ई लर्निंग को पढ़ना चाहते हो, ई लर्निंग के थ्रू अपनी पढ़ाई को करना चाहते हो, तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जब आप चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। E-learning can be used to impart training to large group of students at a time. Large group of student at a time means एक ही जगह पे एक एक पूरा पूरा ग्रुप है, स्टूडेंट का एक ग्रुप है, सपोज ये पूरी पूरी क्लास है, कहीं बाहर से कोई लेक्चर दे रहा है, बाहर से कोई ऑनलाइन ट्यूशन ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, तो आराम से बैठ के एक ग्रुप में आप पढ़ाई कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन एग्जाम्स, लर्निंग मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। आपको ई लर्निंग में और क्या क्या मिल सकता है, देखो बच्चों, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स, लर्निंग मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे ऑडियो मिल सकता है, वीडियो मिल सकता है, पीडीएफ फाइल्स मिल सकती है, जिनको आप रीड करके अपने नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है इसका फ़ायदा, इसके लिए स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की नॉलेज को ये इम्प्रूव कर सकता है। रिसोर्सेज लाइक ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, रिसोर्सेज में ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें अगर हम इंटरनेट से अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। द लेसन कैन बी मेड मोर इंटरैक्टिव बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट विद ऑडियो एंड वीडियो एनिमेशंस। इसमें जो हमारा लेसन बनता है, जो हम अपने लेसन की प्लानिंग करते हैं, अगर उसके अंदर हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशंस को भी अगर उसके अंदर हम ऐड करते हैं, तो जो हमारा लेसन बनता है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनेगा, है ना। बच्चों, थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग, द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग टू स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। बच्चों, अगर ई लर्निंग आपको यूज करना है, ई लर्निंग के थ्रू पढ़ाई करना है, तो मुझे लगता है ये जो पहला पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज नेसेसरी टू एक्सेस एंड यूज कोर्स कंटेंट। आपको अगर कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करनी है, कंप्यूटर के थ्रू या ई लर्निंग के थ्रू अपने नॉलेज को आप बढ़ाना चाहते हो, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। कंप्यूटर की अगर बेसिक नॉलेज आप कोई भी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या इस तरीके का कोई भी डिवाइस आप यूज़ करते हो और आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आता है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आपको होगी, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज जो है वो मस्ट है, बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए अगर आप ई लर्निंग यूज करना चाहते हो, ई लर्निंग के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो। सेकेंड पॉइंट हमारा देखिए, प्रिंटेड बुक कैन बी रीड एनीवेयर। प्रिंटेड बुक अगर आपके पास है तो उसको कहीं भी पढ़ सकते हो, प्रिंटेड बुक के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बट फॉर ई लर्निंग वन नीड्स टू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर, लैपटॉप। अगर ई लर्निंग के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप ये होना चाहिए। एंड इंटरनेट कनेक्शन में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। कंप्यूटर के आप ई लर्निंग के थ्रू अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या सबसे इसमें मेन चीज जो होता है वो इंटरनेट का कनेक्शन भी होना चाहिए आपके पास, है ना। इसके बाद आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ हमारी वेबसाइटें हैं ई लर्निंग की, जहाँ से आप ई लर्निंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ई लर्निंग वेबसाइट्स आर www.elearningforkids.org, देन www.ecollegeofindia.com, फिर www.w3school.com, देन लास्ट में देखिए www.gurukulonline.co.in। ये हमारी कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जहां पे जाके आप ई लर्निंग के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई बैंकिंग का। ई बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग का पूरा नाम जो उसका फुल फॉर्म हो सकता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग भी इसको कहते हैं। इन इंटरनेट बैंकिंग वेरियस बैंकिंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसका मतलब क्या हो बच्चों, जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनकी अपनी अपनी वेबसाइटें होती हैं जहाँ पे जाके आप उसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद उस बैंक ने आपको अपने सारे फीचर्स दे रखे हैं, है ना, जैसे मनी को ट्रांसफर करना, रिचार्ज करना, है ना, या अपने स्टेटमेंट को देखना, प्रिंट करना, निकालना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। वहाँ से आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। As all the services are web enabled, the customer need to log on the website of bank and access centralized database। उस centralized database को आप लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो और वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो बैंक में जाके आप करते हैं, है ना। चाहे वो मनी ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो रिचार्ज करना चाहते हो, है ना, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो चीज़ आराम से अपने घर पे बैठ के अपने सिस्टम के थ्रू उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करके आप कर सकते हो। E-banking can be broadly classified into the following two categories। ई बैंकिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा ट्रांजैक्शनल होता है, दूसरा हमारा होता है नॉन ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, इट इन्वॉल्व्स
परफॉर्मिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज एन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, पेइंग बिल आर अप्लाइंग फॉर अ लोन, है ना। ट्रांजेक्शन करना मीन्स अगर कोई मनी ट्रांसफर हो रहा है या किसी बिल को आप पेमेंट कर रहे हो या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, ये जो सारी चीजें होती हैं इनको आप कह सकते हो ये ट्रांजेक्शनल है। जबकि नॉन ट्रांजेक्शनल क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग बैंक स्टेटमेंट्स। नॉन ट्रांजेक्शनल में कोई कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, कोई पेमेंट आप नहीं करते हो, बस क्या करते हो, वहां के स्टेटमेंट्स को आप चेक कर सकते हो, व्यूइंग करते हो, है ना। जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो, वहां पे अपना स्टेटमेंट चेक करते हो, अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो, वो भी हमारा होता है नॉन ट्रांजेक्शनल। वो ट्रांजेक्शनल नहीं होता है, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आप देख रहे हो, है ना, कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ई बैंकिंग साइट्स, इसमें देखिए पहली जो लिखा है इसमें www.statebankofIndia.com, या सेकंड आप देखेंगे www.unionbankofIndia.com। ऐसे ही हमारे HDFC ICI बैंक की, इन सब की अपनी अपनी वेबसाइटें होती हैं जहां से जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग्स आर एज फॉलोज। पहला इसमें है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम के थ्रू भी आप बैंकिंग में ई बैंकिंग का बेनिफिट्स ले सकते हो। जैसे आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, पैसा निकालना चाहते हो, स्टेटमेंट को देखना चाहते हो, ये सारा काम आप एटीएम के थ्रू भी कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग की तरफ ढेर सारे हमारे ऐप्स होते हैं, जैसे HDFC, SBI, PNB, ढेर सारे ऐप्स हैं हमारे पास। उसको आप इंस्टॉल कीजिए कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर और वहाँ से जाके लॉगिन करिए, लॉगिन करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का यूज, जैसे आपके पास लैपटॉप पीसी है, पीसी के अंदर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करते हैं किसी भी बैंक की, और वहां पे जाके वेबसाइट को ओपन करने के बाद लॉगिन करिए, यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास होता है, और लॉगिन करने के बाद वहां से जाके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स सर्विसेज फॉर 365 डेज, है ना। बैंक में जाते हो तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसका एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद आप उसकी बैंक की फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन ई बैंकिंग अगर आप यूज करते हो तो ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स सर्विसेज फॉर 365 डेज। 24 आवर्स में कभी भी आप, जब भी आपका मन करे तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन करना, ट्रांसफर करना या मनी पेमेंट करना या रिचार्ज करना, कोई भी ऐसी कंडीशन अगर आपके पास बनती है तो उसको आप बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। पूरा पूरा ये 24 आवर्स ओपन रहता है। इट प्रोवाइड्स ग्लोबल नेटवर्क कवरेज ऑफ सर्विसेज ऑफ अ बैंक। ये ग्लोबल नेटवर्क होता है, मतलब इसको, इसका कोई एक फिक्स एरिया नहीं होता है, इसको कहीं भी बैठ के किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो, और इसका पूरा पूरा, इसको पूरा पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, इसका पूरा यूज कर सकते हो, है ना। लास्ट इसका नीचे पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स टू रिड्यूस पेपर वर्क। ये पेपर वर्क को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया इसने, क्योंकि इसमें पेपर वर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सीधे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो उस ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसमें कोई भी पेपर वर्क का कोई इसमें चांस ही नहीं बनता।